मारूफ डॉक्टर कफ़ील ख़ान इस वक्त हमारे साथ ख़ास बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। कल लखनऊ में इन्होंने समाजवादी पार्टी के कौमी सदर अखिलेश यादव से मुलाकात की। ये भी ख़बरें हैं कि आपको एमएलसी के उम्मीदवार भी बनाया गया है। सर, क्या मुलाकात हुई, क्या बातें हुई और क्या इसकी सच्चाई है? जी, मैं तो श्री अखिलेश यादव जी को मुबारकबाद देने गया था क्योंकि अच्छी फ़ाइट की। हालाँकि सीटें उतनी नहीं आ पाई, लेकिन 11% का इज़ाफ़ा हुआ और सीटों में भी 2.5 गुना इज़ाफ़ा हुआ। मैं किताब देने गया था अपनी, जो मैंने गोरखपुर हॉस्पिटल ट्रेजेडी लिखी है, और मुझे नहीं पता था कि ज़िंदगी में ऐसा भी यू टर्न आएगा। उन्होंने कहा कि अ, कैसे आपकी मदद कर सकते हैं? तो मैंने कहा कि एक ख्वाब है कि यूपी बिहार के बॉर्डर पे एक चैरिटेबल हॉस्पिटल खोला जाए, क्योंकि बिहार में भी चमकी बीमारी से बहुत बच्चे की मौतें होती हैं और गोरखपुर के आसपास इलाके में भी इनकेफ्लाइटिस से, मस्तिष्क ज्वर से बहुत बच्चे मरते हैं, दम तोड़ते हैं। तो कोशिश है कि एक बच्चों के लिए हॉस्पिटल खोला जाए। तो उन्होंने कहा कि राजनीति में आ जाइए, अगर एमएलसी बन जाएंगे तो शायद आपको वहाँ पे अड़चनें कम आएंगी। सर, डॉक्टर और ज़ाहिर है कि जिस तरीके से आपके वीडियोस में आप ज़मीनी सतह पे काम करते हैं, बच्चों के इलाज करते हैं, अचानक से एमएलसी के लिए उम्मीदवार बनना कितना आपके लिए चैलेंजिंग है और कितना खुशकुन ये पहलू है? बहुत चैलेंजिंग है। आप ये समझ लिए, पूरे यूपी चुनाव के टाइम में मैं यूपी से बाहर ही रहा। अपनी बुक के प्रमोशन के लिए मैं हैदराबाद, चेन्नई, केरल और मतलब पूरे इंडिया घूम रहा था। और एक अजीब सा एहसास है, और इंशाल्लाह जो है, अगर जीत जाते हैं तो मुझे लगता है कि ज़्यादा लोगों की मदद कर सकता हूँ, क्योंकि लोग सिस्टम की आवाज़ सुनते हैं, जो मेरी आवाज़ शायद एज अ डॉक्टर कुछ लोगों तक पहुँचती है, एज अ एमएलसी या एज अ नेता जो है लोगों, ज़्यादातर लोगों तक पहुँचेगी। सर पर एक बात बता देना जी। चाहता हूँ कि डॉक्टरी मेरा पेशा है। बच्चों को जब मैं देखता हूँ और अगर कोई बच्चा ठीक होके जाता है तो मुझे दिली खुशी होती है, उस दिन अच्छी नींद आती है। तो वो पेशा मैं कभी भी छोड़ूंगा नहीं। हाँ, ये सवाल था कि जब आप एमएलसी बन जाएंगे तो क्या जो आप ज़मीनी ग्राउंड लेवल पे आप इलाज करते हुए दिखते हैं, बच्चों से तमाम तरह की अवेयरनेस क्रिएट करते हैं, लोगों को बताते हैं कि इस तरीके की बीमारियां हैं, एमएलसी बनने के बाद क्या वो छूट जाएगा या सिर्फ नेतागिरी में रहेंगे या वो चीज़ भी साथ लेकर चलेंगे? नहीं, एकदम नहीं छूट जाएगा। मैंने कहा ना कि मैं हर 15 दिन पे यूट्यूब चैनल पे एक हेल्थ बुलेटिन रिलीज़ करता हूँ, और अभी भी पिछले 15 रिलीज़ किया है, और आगे भी करता रहूँगा। और जो हम लोगों ने 3 साल में जेल से निकलने के बाद, अल्लाह का शुक्र है कि 250 से ज़्यादा हमने मेडिकल कैंप किए हैं और 1 लाख से ज़्यादा बच्चों को फ्री इलाज किया है, और वो मैं करता रहूँगा। घूम घूम के गाँव में जहाँ पे भी हम इलाज करते हैं, क्योंकि वहाँ पे सरकार की सुविधाएं वहाँ पहुँच नहीं पाती है। तो वो मुझे हमेशा से ये लगता रहा है कि कोविड-19 की वजह से हमारा हेल्थ सिस्टम नहीं टूटा है। हमारा हेल्थ सिस्टम पहले से ही टूटा था, और इसमें सिर्फ बीजेपी सरकार की बात नहीं है, मोदी जी की बात नहीं है। पिछले 75 साल से जितनी भी सरकारें आई हैं, उन्होंने हेल्थ को इग्नोर ही किया है। सर, जब आप जेल में थे उस वक्त प्रियंका गांधी ने आपको सुरक्षा दिया, जब जेल से आप बाहर आए उनसे मुलाकात भी हुई, बातचीत भी हुई। आपको नहीं लगता कि कांग्रेस में जाते तो ज़्यादा बेहतर था? समाजवादी और कांग्रेस को किस तरीके से आपने देखा और फिर समाजवादी की जानिब अपना रुझान कायम किया? नहीं, प्रियंका गांधी जी का ज़िंदगी भर का एहसान है मेरे ऊपर। मथुरा जेल से निकलने के बाद, जब उस रात में, आपको पता होगा, 11:55 पे मुझे छोड़ा गया था, 5 मिनट पहले जो कोर्ट ने डेडलाइन दी थी 1 सितंबर को। तो मथुरा से गोरखपुर की 700-800 किलोमीटर की दूरी है, और घर वालों को डर लग रहा था कि जो यूपी में ठोक दो की नीति है, कार पलट जाती है, तो डर रहे थे किसी के और केस में फंसा के जेल ना भेज दें। उस वक्त मैडम ने मदद की। और आपको पता होगा, अभी भी मेरी पूरी फैमिली जो है जयपुर में रहती है। कांग्रेस गवर्नमेंट ने घर भी दिया हुआ है, सिक्योरिटी भी दी हुई है। तो वो एहसान मैं उसको कभी ज़िंदगी भर भूलूंगा नहीं, प्रियंका मैम का। पर जब भी मैं उनसे मिला हूँ, वो नॉन पॉलिटिकल बातें हुई हैं। पॉलिटिक्स पे कभी उन्होंने बात की, ना मैंने बात की है। और अब अखिलेश सर ने ऐसा ऑफ़र दिया कि मना नहीं कर पाया। उन्होंने भी हमेशा से मदद की थी मेरी, और उसको मैं मना नहीं कर पाया। तो अब इंतखाबात से पहले ये कयास लगाया जा रहा था कि इंतखाबात में हिस्सा ले सकते हैं डॉक्टर कफ़ीर और कांग्रेस से ले सकते हैं।
वो किस तरीके से अफवाहें फैली थी? नहीं, वो तो अफ़वाह थी। आपको जिस वक़्त ये अफ़वाह फैली थी, मैं मुंबई में था अपनी बुक के प्रमोशन के लिए, और उसके बाद हैदराबाद गया था, चेन्नई गया था, बैंगलोर गया था। जब मैं वापस आया हूँ तो 2 तारीख को गोरखपुर आया हूँ और 3 तारीख को वोटिंग थी। आप वोट डालने गए थे और साइकिल से गए थे, साइकिल चला के। क्या आपने इशारा दिया था कि साइकिल को ही जा रहे हैं? हाँ जी, हाँ, एकदम आपने पकड़ा सही है। देखिए, उस वक़्त यूपी में माहौल ऐसा था कि बाइपोलर इलेक्शन था। सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है समाजवादी पार्टी और बीजेपी के साफ-साफ लड़ाई दिख रही थी, और मुझे ये लगा कि वोट ज़ाया ना जाए, क्योंकि सबका, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे समाजवादी पार्टी का हो, किसी का भी जो है मेन एम ये था कि किसी तरह से ये जो कुशासन है, जो योगी जी का शमशान कब्रिस्तान वाली जो चालें हैं, वो से जो है उत्तर प्रदेश को छुटकारा मिले। तो मुझे लगा कि समाजवादी पार्टी ही, और उस वक्त गोरखपुर में, जो गोरखपुर ग्रामीण है, वहाँ पे समाजवादी पार्टी के जो उम्मीदवार थे वो ज़्यादा मजबूत थे। डॉक्टर साहब, अब आप सियासी सफ़र शुरू करने जा रहे हैं। गोरखपुर के एक हॉस्पिटल का डॉक्टर ख़ास तौर से उस इंसिडेंट को किस तरीके से देखते हैं जो 2017 में हुआ और उससे अब सियासी सफ़र तक? हाँ, मुझे लगता है कि बहुत कुछ चेंज नहीं हुआ है। 2017 में जो 54 घंटे में मैंने बीआरडी में 63 बच्चों और 18 एडल्ट को बिना ऑक्सीजन के दम तोड़ते हुए देखा, वैसा ही मंज़र मैंने पूरे हिंदुस्तान में बड़े-बड़े शहरों, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, बैंगलोर, लखनऊ, कानपुर में देखा, जब कोरोना वेव की सेकंड सुनामी आई थी अप्रैल मई 2021 में, जब बड़े-बड़े लोगों को हॉस्पिटल के लिए, दवा के लिए, ऑक्सीजन के लिए तरसना पड़ा, तड़पना पड़ा, मरना पड़ा। तो हेल्थ व्यवस्था में तो कोई सुधार नहीं आया है, और यही कोशिश रहेगी कि मेरा राजनीति में आने का भी यही उद्देश्य रहेगा कि जो मेरा अपना प्रोफ़ेशन है, जो हेल्थ को लेके, उस पे मैं काम करता रहूँ। जो जिन बच्चों की जान गई थी, आप हमेशा दावा करते हैं कि हम उन बच्चों की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके माँ-बाप की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो हमसे रहा नहीं गया। हमें जब भी हम सोचते हैं, हमें बेचैनी महसूस होती है, हम सुकून की नींद नहीं सो पाते हैं। उन बच्चों की लड़ाई कब तक लड़ेंगे, और क्या लगता है कि जब आप सियासत की सफ़र शुरू कर रहे हैं, तो आसानी होगी लड़ाई लड़ने में, किस तरीके से देखें? ये जो बुक है, आपको मैं बता दूं, ये डेडिकेट है उन बच्चों के लिए ही। मैं पढ़ के आपको बताना चाहूँगा। टू द इनोसेंट चिल्ड्रन हु लॉस्ट देयर लाइव्स टू द बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर इन अगस्त 2017, एंड द ब्रेव पेरेंट्स हु हैव इंडोर्ड लिमिटलेस ग्रीफ एंड अ ग्रेव बेट्रेयल। 5 साल से 81 परिवार आज भी आ, इंसाफ के लिए भटक रहा है। उन्होंने अपने मुझे हमेशा से ये एहसास रहा है कि एक माँ के लिए एक बच्चा उसके जिस्म का हिस्सा होता है। जैसे उंगली काट दी जाए दर्द होता है, वैसे ही उसको दर्द होता है, और ऐसी 80 माँओं ने अपने बच्चों को अपने सामने तड़पते हुए, मरते हुए देखा। और जब तक इंसाफ नहीं मिल जाएगा, और मुझे लगता है जो मुजरिम है, आपको ये देखिए लेटर है, ये 6 अप्रैल 2017 का लेटर लिखा हुआ है, और ये मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री को लिखा है 4 महीने पहले, और ये लेटर 9 अगस्त 2017 का है, और इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि 24 घंटे की ऑक्सीजन बची है। ये हेल्थ मिनिस्टर को लिखा हुआ लेटर है। तो ये सारे लोग गुनाहगार हैं, और जब तक इनको जो है इनके गुनाहों की सज़ा नहीं मिल जाती, उन पेरेंट्स को जो वादा किया गया था कि 20 लाख रुपए दिए जाएंगे, उनके घर में किसी को नौकरी दी जाएगी, उनको इंसाफ नहीं मिल जाता, ये जद्दोजहद जारी रहेगी। आपकी लड़ाई ज़ाहिर है कि योगी आदित्यनाथ और उनकी इंतज़ामिया से है। जिस तरीके से सस्पेंड किया गया, अदालत में आपने मजबूती के साथ केस लड़ा है। क्या लगता है कि सियासत में आने के बाद कुछ बदलेगा या ऐसे ही चलेगा? देखिए, एक बात तो ये बता दूं कि योगी जी से कोई लड़ाई नहीं है। हम और योगी जी ये गोरखपुर के ही हैं रहने वाले, और वो शायद हमें जानते भी होंगे, हमारे परिवार को। उससे पहले भी, राजनीति से पहले, ये सब कुछ जो इंसिडेंट हुआ है, हम मेरी जद्दोजहद जो है, वो संघर्ष जो है, वो आइडियोलॉजी से है, जो इंसान को इंसान से डिवाइड करता है। मतलब जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे। जिस तरह से 5 साल में उन्होंने सिर्फ शमशान कब्रिस्तान, अली बजरंग बली की बात की है, और उससे हमारी जद्दोजहद है। और मुझे लगता है कि अगर विपक्ष जो है उस चीज़ को भी उठा सके, और मैं जब अगर उस पोजीशन पे रहूँगा, उस मुद्दों को उठा सकूँगा, कि ताकि सारे जो इंक्लूसिव लोग हैं, मतलब इंसान को इंसान में ना बांटा जाए, भाईचारे और प्यार और मोहब्बत की बातें की जाए,
उस पे हम काम करेंगे। सर आखिरी सवाल है कि एक डॉक्टर जब कानून साज असेंबली में जाएगा तो जाहिर है कि पिछले कोरोना में जिस तरीके से लोगों ने देखा हेल्थ फैसिलिटी और तमाम चीज़ें सवाल उठे। डॉक्टर होने की हैसियत से क्या कानून साज असेंबली में जा कर के उन तमाम लोगों की आवाज़ बनेंगे जिन लोगों को तिब्बी सहूलतें नहीं मिलती हैं या जो लोग उस लायक नहीं है कि वो तिब्बी सहूलतें हासिल कर सकें? जी, इंशाअल्लाह ज़रूर। और मेरी हमेशा से कोशिश रही है कि जितना भी मेरे पास है लोगों को देता रहूं। मैंने अपने आप से एक वादा किया है, चूँकि मुझे पता है कि 500 दिन जेल में रहने के बाद फिर भी ज़िंदा बच गया। कई बार मुझे मारा गया, कई बार भूखा रखा गया जेल में, फिर भी मैं बच गया। तो लोगों की दुआओं से हैं। तो मैंने अपने आप से वादा किया है कि कभी भी किसी भी पेशेंट को देखूंगा तो फ़ीस नहीं लूँगा और लोगों के लिए अपनी ज़िंदगी पे एक मुहिम बना दूंगा कि लोगों के लिए मदद करता रहूं। ये अल्लाह, अब देखिए, अब रास्ता आपको चुनना होता है, मंजिल अल्लाह पे छोड़ देनी होती है और मुझे भरोसा है कि मुझे अपनी मंजिल मिलेगी। आपको जो मुअत्तल किया गया था उस पे भी अदालत का के रुख देखने को मिला। क्या लगता है कि अब उसके लिए भी आप लड़ाई जारी रखेंगे जी या? हाँ, जी हाँ, कोर्ट में केस है लखनऊ, जहाँ हम बैठे बात कर रहे हैं, लखनऊ इलाहाबाद, लखनऊ हाई कोर्ट में हमने रिट पिटीशन अपनी बर्खास्तगी के खिलाफ डाली हुई है, जिस पे पहली सुनवाई 3 फरवरी 2022 को हुई थी, जिसमें 4 हफ्ते का उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस दिया था कोर्ट ने कि क्यों डॉक्टर कफ़ील को आपने बर्खास्त किया है। हालांकि 4 हफ्ते से ज़्यादा टाइम हो चुका है, कोई जवाब उन्होंने नहीं दिया है। मुझे उम्मीद है कि होली के बाद फिर से नंबर आएगा और मुझे मेरी नौकरी वापस मिलेगी। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर कफ़ील ख़ान सियासी सफ़र की शुरुआत करने जा रहे हैं और अखिलेश यादव ने से कल ही इन्होंने मुलाकात की और अब एमएलसी उम्मीदवार हैं और आज फिर मुलाकात करने जा रहे हैं। उसके बाद फिर इनकी बाज़ाब्ता तौर पे सियासी सफ़र का आगाज़ होगा। फ़िलहाल जो अज़ाइम हैं और जो इरादे हैं बहुत ही पुख्ता और महकम हैं, लेकिन ये आने वाला वक्त बताएगा कि डॉक्टर कफ़ील ख़ान की कारकर्दगी किस तरीके से होगी। ईटीवी भारत के लिए लखनऊ से कैमरामैन विजय के साथ खुर्शीद अहमद।